हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th की जो मोस्ट डिमांडिंग सीरीज है, जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बच्चों की ये ज़रूरत है कि एग्जाम से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा लें और बहुत अच्छे से लगा लें, क्योंकि जो बच्चा बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करे एग्जाम देने जाएगा उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि एग्जाम सीबीएसई कैसे जो है क्वेश्चंस कैसे पूछती है ना। और बिना तैयारी के जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए आपके साथ मैं खुद आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ताकि मेरे बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपको एग्जाम से पहले क्या करना है, भरपूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और जितना हो सकता है आप नए क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पास्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो गए और नए क्वेश्चन से हम जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से खत्म कर देंगे। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं एडुकार्ड फिजिक्स क्वेश्चन सैंपल पेपर, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं एज इट इज, जिनको सीबीएसई अपने एग्जाम्स में पूछती है ना। इस सैंपल पेपर को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये देखेंगे 50 to 60% जो क्वेश्चंस हैं एज इट इज, बस वैल्यूज को चेंज करके आपके पूछे जाएंगे, है ना। तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं प्लस साथ में सैंपल पेपर लगाएं, आप देखेंगे कि आपका अब उद्धार होने वाला है। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने सैंपल पेपर के अंदर आपको बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, जिनका लेवल एकदम सीबीएसई से मिलता जुलता है और बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं। अगर आपको अभी इसको ऑर्डर करना है तो इसकी जो लिंक है ये आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अभी ऑर्डर कर दो, लेट मत हो, क्योंकि देखो अगर आप अभी ऑर्डर कर दोगे तो भी आपके पास बुक रहेगी, आप जितना चाहें उतना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट हो जाओगे तो आप बुक का जो मैं कहूँगा जो बेनिफिट है वो कम ले पाओगे। ठीक, तो अभी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से आप इसको ऑर्डर करें। बाकी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो क्या पूछा जा रहा है। ठीक, टेंशन नहीं लेगा कोई भी बच्चा, आपको ये सारी जो सीरीज है इसको बढ़िया से फिनिश कराएंगे और जितना मैं करा सकता हूं बिल्कुल आखिरी दिन तक आपके साथ डटा रहूंगा, टेंशन मत लो। देखो कोई भी, ठीक, देखिए पहली चीज जो हम यहां पर करना चाहते हैं वो ये है कि यहां पर आपको 1 मार्क क्वेश्चन ये पूछा गया है सीबीएसई ने 2023 सैंपल पेपर में। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो यहां पर पढ़ लेते हैं क्या ऑप्शन दिए हैं। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी है ना, कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। अगली बात क्या दी हुई है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो। देखो ये भी क्या दिया हुआ है, ये भी कह रहा है कि यहां पे देखो ऐसा कहा जा रहा है कि ये मान के चलो मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो आप सभी समझते हैं कि इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा। तो डिस्टेंस के साथ जो पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ये जीरो हो जाएगा, है ना। ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। तो इसने तो पूछा है नॉट द प्रॉपर्टी, मतलब हमें ऐसी बात, ऐसे ऑप्शन को टिक करना है जो गलत हो। ठीक, इसके बाद क्या है, यहां पर देख लो, यहां पर देखो, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स। इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल शेप में नहीं होती हैं क्या, बिल्कुल होती हैं, है ना। बीच में अगर पॉइंट चार्ज अगर रखा हुआ है तो स्फेरिकल शेप में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी, बहुत सही। इसके बाद क्या दिया जा रहा है, तो ये तीन तो सही है ना। उसने पूछा है कि रॉन्ग आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब थर्ड वाला पढ़ लो, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। आप खुद से सोचो, अगर हमने कहा कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं ये प्लेन सरफेस होती हैं। कैसी होती हैं, प्लेन, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती हैं, प्लेन होती हैं। जबकि इन्होंने क्या दिया है, स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिक दिए हुए हैं, जो कि गलत आंसर है ना। तो आपको क्या करना है, आपका जो पॉइंट ने यही पूछा था कि इक्विपोटेंशियल के लिए कौन सी बात गलत है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे
और अब एक चीज याद रखेंगे कि आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से आंसर सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे सर मेरा ये क्वेश्चन सही था, ये गलत था, और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक, दिल्ली गवर्नमेंट ने सैंपल पेपर रिलीज करा था, उसमें है। ठीक, चलिए तो अभी हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर रीजन, या ऐसे बोले इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, वैसे तो ये चीज सही लग रही है ना, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास में होती हैं। तो ये चीज एकदम सही बात यहां पर लिखी हुई है। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कमजोर होती है, वीक होती है, वहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होती है। क्लियर है? तो आपको समझना है कि ये ऑप्शन तो सही है। अच्छा, चेक कर लेते हैं कि यहां पर और ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। ठीक, पहले हम टिक नहीं करेंगे, पहले हम बस को ऐसे सर्कल मार देंगे। आगे, विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेस ऑफ कंडक्टर। देखो आप सभी बच्चे समझते हैं कि जो कंडक्टर के जो शार्प एजेस होते हैं, है ना, एक चार्ज, ये जैसे कंडक्टर के शार्प एजेस हो गए, ठीक है, तो शार्प एजेस पे क्या होता है, शार्प एजेस पे ये होता है कि जो सारा का सारा चार्ज है वो वहीं जाने की कोशिश करता है। शार्प एजेस पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। क्लियर है? तो एक्चुअल में शार्प एजेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ये ज्यादा क्राउडेड होगी, है ना, इसकी जो इंटेंसिटी होगी ये ज्यादा होगी। ठीक, तो ये चीज बिल्कुल सही है। क्या लिखा है, जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडेड तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी पास पास में बनेगी। तो ये वाला ऑप्शन भी हमें सही नजर आ रहा है। इसके बाद यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया है, विल नेवर इक्वली स्पेस्ड। ये गलत है, ये गलत दिया हुआ है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला कभी भी इक्वली स्पेस्ड नहीं होगी, गलत। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो स्पेसिंग होगी ये बराबर बराबर ही होगी। क्लियर है? तो ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। तो अगर हम ये देखें कि यहां पर ये ए वाला ऑप्शन भी सही है और बी वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक, और डी में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। डी के हिसाब से ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो फिर ये हमारा जो करेक्ट आंसर है ये डी हो जाएगा। क्लियर है? क्या आपने भी यही लगाया था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया जा रहा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए इसको एक बार पहले आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद जो है आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुने। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट सेंटर इज v। एक बार अच्छे से पढ़ते हैं क्या दिया हुआ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल। चलो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। क्लियर है? ये इसका सेंटर हो गया। इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे इसकी एक्सिस पे बात कर रहा है ना, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे मतलब कहीं यहां पर एक पॉइंट पी है जहां पर पोटेंशियल कितना है, जहां पर पोटेंशियल दे रहा है, इसका पोटेंशियल है v। क्लियर? नाउ देन पोटेंशियल एट ए पॉइंट द सेम डिस्टेंस ऑन इक्वेटोरियल लाइन विल बी। कह रहा है कि यदि सेंटर से r डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पे यानी कि एक्सिस वाली लाइन पे यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा, लेट्स से ये पोटेंशियल v है, तो बोला इतनी ही दूरी पे पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा। तो आपको याद होना चाहिए इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है ये कितना होता है, 0 होता है। तो उसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको अलग अलग जो क्वेश्चंस मिलेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, नहीं तो इनको सिलेक्ट नहीं करा होता, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखो यहां पर क्या दिया जा रहा है, साथ में प्रैक्टिस करो, साथ में ट्राई करो। यहां पर देखो
इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान से समझेंगे क्या दिया हुआ है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर इक्विपोटेंशियल। भाई आप समझो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल सेम है, ठीक। आप आंसर डायरेक्ट जीरो लगाओ, कोई मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो है, तो आपको वर्क भी कितना करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। क्लियर है, छोटा छोटा बच्चा इसका जवाब दे देगा। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले करके गए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा कि भाई नो वर्क इज डन, आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से समझेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, इसको आपको बढ़िया समझाता हूं, खुद से ट्राई करेंगे। मैंने जब वन शॉट लिया था तब भी इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कैटेगरी में डाला था, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और X के बीच में एक ग्राफ बनाया गया। क्लियर है, ये एक ग्राफ है जिसमें क्या बताया जा रहा है, देखो इस ग्राफ में यहां पर, चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा ताकि आपको ये प्रॉपर जो है ये दिखाई पड़े। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमें पहले सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन से मतलब है, ऑप्शन तो हम बाद में देखेंगे, अपने आंसर से ऑप्शंस मिलाएंगे। क्लियर है, चलो देखो क्या बताया जा रहा है कि ये हमारे पास ग्राफ है। क्लियर है, ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें V और X को के रिस्पेक्ट में बनाया गया है। नाउ अब आपसे पूछ रहा है कि इस ग्राफ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना चाहें तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, द ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ X। ठीक है, X के फंक्शन की अगर हम बात करें तो ग्राफ कैसे बनेगा। क्लियर है, चलो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। ठीक, माइनस dV अपॉन dx। क्लियर है, ये रिलेशन होता है जहां पर मैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी रिलेशन जो है बता सकता हूं यहां से। ठीक, तो अब आप इस रिलेशन से जो है ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहली चीज क्या है कि इस ग्राफ में मुझे क्या, यहां पर वोल्टेज की वैल्यू नहीं दी, अगर दी होती ना तो आपको आसानी होती थोड़ा सा। तो अपने मन से मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर वोल्टेज है या पोटेंशियल है 2 वोल्ट। क्लियर है, चलिए कितना पोटेंशियल मान लिया मैंने, 2 वोल्ट। अब देखो, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, तो देखो सबसे पहले मैं इसको 3 पॉइंट मान लूंगा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, चलो तो अभी अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल इस रीजन में 0 से बढ़ रहा है और 2 वोल्ट तक जा रहा है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो उसको बताने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा E इज इक्वल टू माइनस dV। चेंज इन वोल्टेज कितना हुआ, 0 से 2 पहुंचे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 अपॉन डिस्टेंस में कितना चेंज आया, डिस्टेंस में चेंज आया लेट्स से 2 मीटर, तो यहां पर वोल्ट यहां मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 1 वोल्ट पर मीटर। ये हो जाएगा, ये वैल्यू मैंने अपने मन से ली है, लेकिन आपको ये बात पता पड़ गई कि इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये कांस्टेंट होगी। क्या वैल्यू है, माइनस 1 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है, नाउ अभी आप समझिए कि यहां पर ये वैल्यू है, ठीक, कितनी, माइनस 2 वोल्ट पर मीटर। उसके बाद तो इसका मतलब ये हो गया यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ठीक, इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहां पर इस वाले रीजन में कोई वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है ना, कोई पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो इस वाले रीजन में आप चेंज इन वोल्टेज की बात करेंगे, चेंज या मैं कहूं dV, तो dV की वैल्यू तो 0 हो गई। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। तो इस A से लेके B वाले पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर अगर हम ये देखेंगे थर्ड वाले रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो भाई वही dV अपॉन dx करेंगे। तो फाइनल क्या हो जाएगा, वोल्टेज फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल तो हो जाएगा 2 वोल्ट से गिरकर 0 वोल्ट, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 0, ये 6 मत देखो, 6 तो डिस्टेंस है, यहां देखो 0 माइनस 2 तो माइनस का 2 आया, 0 माइनस 2 तो माइनस का 2 आया,
यहां से यहां तक हम कितना चले 4 से 6, तो 2 मीटर चले, है ना। तो आप यहां पर देखो तो ये वैल्यू आएगी प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/2 यानी कि प्लस का 1 वोल्ट पर मीटर। तो अगर हम यहां पर इन 3 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज देखते हैं तो ये वैल्यूज आती हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, अब आप खुद से देख लो कि पहले रीजन में जहां पर पोटेंशियल ऊपर जा रहा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव उल्टी जाएगी, ठीक है। और अगर हम ग्राफ की और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जहां पे पोटेंशियल घट रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बतानी है आपको, ऊपर वाले रीजन में। चलो सब समझ में आ जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये देखो ये पोटेंशियल है, अब वैल्यूज तो दी नहीं है, ये तो वैल्यूज अब मैंने अपने मन से मान लिया आपको समझाने के लिए। तो आप यहां पर देखो, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि स्टार्टिंग में जब ये बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू लेट से नीचे तक कुछ भी -1 वोल्ट पर मीटर हुई, उसके बाद ये क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो यहां तक चलेगी। उसके बाद यहां पर इसके बाद ये वोल्टेज बदला नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0, ठीक। और 0 से ये देखो 0 वाली एक्सिस पे दिखाई जा रही है। उसके बाद क्या हुआ +1 वोल्ट पर मीटर, तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताई जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो ये बन जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर ग्राफ मिला लो, ये कौन सा ग्राफ आपका सही मिल रहा है, ठीक। चलिए ये हो गया, ठीक, ये चीज सही है एकदम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे साथ, मतलब मुझे छोड़ देना, मैं साइड में हो जाता हूं, फिर आप आगे बढ़ें, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को हमने पार्ट फर्स्ट में भी, ये सीबीएसई टर्म 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हमने क्या करा है पहले भी सॉल्व कर लिया, लेकिन फिर से एक बार आपको बता देंगे, जल्दी से कर देंगे। देखो चैप्टर फर्स्ट में हमने कर लिया था इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकाल किसी भी पॉइंट पे x y z किसी भी जो कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 3x² दी हुई है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको बताना है 1 मीटर 0.2 मीटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। देखो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बतानी है 1 मीटर 0.2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड x y z कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हाँ, x की वैल्यू मीटर्स में है, ठीक। चलिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -dv/dx, ठीक है, या -dv/dr। चलो ठीक, तो अगर हम बात करें कि x एक्सिस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई तो मैं इसको क्या बताऊंगा, तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई -dv, तो d ये सिर्फ मैं x एक्सिस का निकाल रहा हूँ, y एक्सिस का निकाल लेते हैं, -dv v की वैल्यू क्या है भाई, v की वैल्यू है 3x² अपॉन में क्या है dx। तो x एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, मतलब हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -6x। क्लियर है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1 मीटर, तो हम यहाँ पे 1 मीटर पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी -6, और ये वोल्ट पर मीटर है ना, x की जगह अगर हम 1 पुट कर दें, जो प्रॉपर यूनिट है वही रखेंगे, ठीक है, -6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर मतलब 6 वोल्ट पर मीटर इन द x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। अगर हम बात करें y एक्सिस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर -dv/dx जो पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, इसमें कोई y का कंपोनेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, और ये लिखा है 3x²। भाई y के रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे क्या x², तो अगर हम y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 0 निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन टिक करना है वो इसी के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर देखो 6 वोल्ट पर मीटर, बट यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे कहाँ गलती कर सकते हैं इसमें कि अगर वो फॉर्मूले में नेगेटिव साइन नहीं लेंगे ना तो वहां पर उनको +6 लगा के आ जाओगे और फिर आपकी गलती हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने चैप्टर फर्स्ट में भी इस क्वेश्चन को कवर करा हुआ था, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन सीबीएसई टर्म 1 सिंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। यहाँ पर देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of moment P is placed parallel to uniform electric field, the amount of work done in rotating dipole by 90 degrees। देखो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या बताई गई है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है में कोई डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक, पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तभी यहां पर कितना एंगल दिखाया जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर है? चलो, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यहाँ पे थीटा दिखाया 0 डिग्री। कह रहा है अब 90 डिग्री घुमाने पे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भाई मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हो कि 180 डिग्री घुमाने पर 2p वर्क करना पड़ता है, 90 डिग्री घुमाने पे p वर्क करना पड़ेगा। लेकिन चेक कर लेते हैं भाई, फॉर्मूला कहता है pe cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, w इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 की वैल्यू क्या है, cos 0 माइनस इसकी वैल्यू क्या है, cos 90 डिग्री, ठीक, w इज इक्वल टू PE और cos 0 की वैल्यू क्या है 1 माइनस cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर w की जगह आंसर आ जाएगा w इज इक्वल टू PE। ठीक है, चलिए, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये तो आपने खुद से लगाया ही होगा। ठीक, चलिए बताना जरा मुझे, आपने खुद से लगाया था नहीं लगाया था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे इसके कंप्लीट। ठीक, आज ही शेयर कर दूंगा। इसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में अच्छा क्वेश्चन है, एकदम समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम कॉन्सेप्चुअल, सिंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा है सीबीएसई, लेकिन आने के भरपूर चांसेस हैं, है ना, टेंशन मत लेना, आपको बढ़िया लेवल के क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। ठीक, चलिए यहां पर देखो, खुद से लगाओ जरा इसको, ट्राई करो जरा इसको खुद से। भाई ये पेपर भी तो सीबीएसई ने ही डिजाइन करा हुआ है। ठीक, बताओ जरा इसका सही आंसर, 8th वाले का, नहीं ऑप्शन टेक नहीं कर रहा हूं। देखिए जरा क्या दिया हुआ है, खुद से ट्राई कर लें, उम्मीद करता हूं आप खुद से जरूर से सॉल्व कर रहे होंगे। यहां पर दिया हुआ है 3 चार्जेस 2q, -q and -q lie at vertices of triangle. The value of capital E and V at the centroid of triangle will be। देखो क्या दिया हुआ है, यहां पर बताया जा रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक, अब यहां पर ये तो नहीं बोला कि ट्राइंगल कौन सा है, तो हम ये मान ही लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक, चलिए, तो यहां पर देखो क्या दिया जा रहा है, 3 चार्जेस हैं। चलो मैं एक काम करता हूं, 2q को यहां रख देता हूं, ठीक, और -q को यहां रख देता हूं, और ये -q को मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, ऐसा द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल विल बी। ठीक, चलिए, तो कह रहा है कि सेंट्रॉइड मतलब इसका बीच वाला पॉइंट, तो कह रहा है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि यहां पर ये देखो क्या ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ठीक है, पोटेंशियल। ठीक, देखो तो सबसे पहली चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग अगर सोचें तो देखो आपको यहां पर एक चीज समझने में जरूर आएगी, वो क्या चीज है कि अगर इस +2q की इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इस जगह पे, लेट्स से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है या वैसे भी, तो आप ये देखेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे इस डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है? नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से इस डायरेक्शन में जाएंगी, ये वाले नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से इस डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है, ये हमने दिखा दी, नेगेटिव की इनवर्ड जाती है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो अगर मैं इन दोनों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो कहां है, कोई इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा, इसका रिजल्टेंट नीचे जाएगा। तो नेगेटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां जाएगी, नीचे की साइड जाएगी। तो अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहां पर कैंसिल नहीं होगी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती तो हम एक बार को मान सकते थे कि 0 बनने के चांसेस हैं, ये सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। ठीक, तो आप देख लो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ए ऑप्शन भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब बात करेंगे पोटेंशियल की, तो भाई देखो पोटेंशियल का तो ऐसा सीन है कि अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो V इज इक्वल टू के क्यू
अपॉन डिस्टेंस। तो यहां तक की डिस्टेंस सेम, सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस है सभी साइड की डिस्टेंस सेम है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, तो k इंटू 2q अपॉन x। ठीक, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है तो माइनस के क्यू अपॉन एक्स, ये वाला नेगेटिव तो माइनस के क्यू अपॉन एक्स, है ना, नेगेटिव चार्ज है ना इसलिए माइनस। तो अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो अगर हम सेंट्रॉइड की यानी कि सेंटर पॉइंट की बात करते हैं तो इसके हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट बैठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0 नहीं होगी, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सेंट्रॉइड पे 0 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है। ठीक, ये हमने डायग्राम बना लिया अभी यहाँ पे। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देख लेते हैं जरा। देखो उस क्वेश्चन में लिखा जा रहा है एक सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके पास हमने प्लस चार्ज दिया। अब प्लस चार्ज दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो पहले चलो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर है? ये चार्ज इसकी सरफेस पे पहुंच गया। कितना चार्ज है भाई? ये चार्ज है कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू मतलब प्लस क्यू चार्ज हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक, इसके बाद इसको हमने एक सराउंड करा है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसको हमने सराउंड करा हुआ है एक माइनस क्यू चार्ज वाली स्फेरिकल शेल से। ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसकी इनर रेडियस है कितनी, जिसकी ये देखो इसकी रेडियस कैपिटल आर दी हुई है, इसके बाद इसकी रेडियस दी हुई है 2r और आउटर रेडियस जो है शेल की ये दी हुई है 3r। क्लियर है? ये देखो ध्यान से समझना। अभी आपको यहां पर ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसमें क्या पूछा हुआ है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट चार स्टेटमेंट में से ट्रू बताया जा रहा है, सही स्टेटमेंट कौन सा है। देखो तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यहां पर मैं इसको जूम कर लेता हूं, ये सवाल आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक, कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे 4 पॉइंट मार्क्स करे हुए हैं, वो चारों पॉइंट मैं बना देता हूं यहाँ पे अपने डायग्राम में। कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक, चारों पढ़वाऊंगा आपको। देखो ये पॉइंट ए दिया है, ये पॉइंट सॉरी ए पॉइंट दिया हुआ है, ये बी पॉइंट दिया हुआ है सरफेस पे, सी पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, डी पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। तो कह रहा है कौन सा जो है चार्ज, या मैं कहूंगा कौन सा पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेटेड क्वेश्चन सही है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहली बात उन्होंने पूछी हुई है यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट सी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू सी पर है कि नहीं, ये बाद में बात करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू ए पर नहीं हो सकती, तो ये क्योंकि ए क्या है, इस कंडक्टर के अंदर वाला इनसाइड कंडक्टर पॉइंट है। तो इनसाइड कंडक्टर क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी यहाँ पे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। ठीक है, आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट और पढ़ाता हूं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज 0, ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो सकता है क्या, आगे देखते हैं। लेकिन आप ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट डी, ये वाला पॉइंट भी गलत होता है। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो कोई भी चार्ज आप जब यहां से यहां तक लेकर के आओगे, इस पे माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है, इस वाली शेल पे माइनस चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, तो कोई भी चार्ज आप यहां से यहां तक लेके आओगे विदाउट एक्सेलरेशन, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो आप जब चार्ज यहां तक लेकर के आओगे ना, तो इसके फोर्स के अगेंस्ट आपको और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर सेंस ये कहता है कि यहां तक आते आते आपको चार्ज को लाते हुए आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। यहां तक लाने में चार्ज को आपको सबसे ज्यादा वर्क करना। देखो सिंपल सी बात है, आपको चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है, तो कोई सा भी चार्ज लेके आओ, है ना, तो आपको वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहां तक लाने में सबसे ज्यादा। ठीक, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं ये डी पॉइंट, जो सी पॉइंट लिखा हुआ है ये गलत है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का डी पे होगा, ये भी बात भी गलत है। और ए पॉइंट पे पोटेंशियल 0, ये भी गलत है। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं, तो यहां पर समझ लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। ठीक, बी पॉइंट पढ़ा देता हूं आपको। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट बी।
देखो यहां पर एक बात सही है और एक बात गलत है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क इन मूविंग चार्ज, क्लियर है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर हम डी पॉइंट पे एक पॉइंट दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट डी, क्या डी पॉइंट पे पोटेंशियल का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा? मैंने आपको अभी बताया है कि आप जब चार्ज को लेकर के आएंगे तो आपको मैक्सिमम वर्क यहां तक लाने में करना होगा, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल जो है मैक्सिमम होगा, ठीक है। और आप चार्ज को यहां तक लाने में आपने जो भी वर्क करा है, फिर आप अंदर लेकर के जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो जो पोटेंशियल बी पे होगा वही पोटेंशियल इसके अंदर होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ए और बी पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बी पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस बॉडी से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहां पर मुझे एक बात बस समझ में आती है, यहां पर मुझे एक बात समझ में आती है कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल भी जो है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगी। तो इसके हिसाब से जो डी आंसर है आपका ये करेक्ट हो जाता है, क्लियर है। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक बार आप इसको फिर से देखना, ठीक, आपको ये क्लियर हो जाएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी डी। अरे भैया कितनी लेयर्स हैं, चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 टर्म 1 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी सोच और समझ को बिल्कुल जो हिला के रख देने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं जरा, वैसे सिंपल है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर R है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगी मेरे पास K Q1 Q2 अपॉन R, क्लियर है। अब मान के चलो कि यहां पर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, बात समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता कैसे है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जब तक आप ये नहीं जानोगे ना तब तक काम नहीं बनेगा। देखो एक्चुअल में ये कोई स्पेस होगा, यहां पर मैं कोई चार्ज लेकर के आया Q1, तो मुझे स्टार्टिंग में कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि कोई रोकने वाले कोई फील्ड थी ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे W1 की वैल्यू कितनी है, कोई वर्क नहीं करना पड़ा, मुझे 0 वर्क करना पड़ा, ठीक। ये ला करके मैंने चार्ज Q1 यहाँ पे रख दिया। अब मैंने क्या करा, एक Q2 चार्ज लेकर के आया, और Q2 जब मैं लेकर के आया तो मुझे इस Q1 के फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा, कितना, मुझे Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ा, है ना। तो देखो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 किस चार्ज को लाने में, Q2 चार्ज को लाने में। तो यहां पर Q1 के पोटेंशियल का फॉर्मूला बन रहा है कि Q1 अपॉन R, और ये Q2 है, तो W2 की वैल्यू ये हो गई। तो इस जगह की अगर मैं इस पूरे सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं ना, तो वो कितनी निकल के आ गई, ये इतनी निकल के आ गई, क्लियर है। जो आपका नेट वर्क हुआ, नेट वर्क W1 प्लस W2, ठीक। ऐसे हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया होता, क्योंकि जो वर्क है वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, ठीक है, समझना। अभी मान के चलो स्पेस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान के चलो अगर ऐसा हो जाए कि जब आप चार्ज लेकर के आए, ये वाले केस में क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, क्लियर है। लेकिन अभी क्या हुआ कि मान के चलो आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन दे दिया कि भाई लेट्स से यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी यहां पे इस प्रकार से, ठीक। अभी समझना, तो अब आप पहली बार ही कोई चार्ज लेकर के आओगे तो आपको इस जगह पे जो भी पोटेंशियल होगा उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो आपको कुछ वर्क करना पड़ा किसके अगेंस्ट, जो इस लेट्स से दिस R1 पॉइंट पे जो पोटेंशियल था उसके अगेंस्ट आपको कुछ वर्क करना पड़ा Q1 को लाने में, ठीक। हमें नहीं पता कि भाई कितना पोटेंशियल था, बस ये कि पोटेंशियल था, ठीक। चलिए, तो ये W1 की वैल्यू हो गई। इसके बाद हमें कुछ वर्क करना पड़ा। अब हम W2 को लेकर के जब हम आएंगे, जब हम दूसरे वाले चार्ज को लेकर के आएंगे और हमने यहाँ पे रख दिया, कितनी डिस्टेंस पे, लेट्स से ये यहाँ पे था, हमने इसको यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पे रख दिया, इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे, ये हो गई R2, ठीक। समझना, दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं R बोल देता हूँ।
जब मैं चार्ज Q2 को लेके आता हूं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ता है, समझो इस बात को। क्लियर है? सिर्फ मेरा काम आपको ऐसा नहीं कि मैं आया और बस क्वेश्चन कराने क्योंकि बस इस वीडियो को फिनिश करना, नहीं, आपको सारी चीजें समझ के चलनी है। क्लियर है? तभी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जल्दबाजी कोई नहीं है। देखो अभी अगर मैं सेकंड वाले चार्ज को लेकर के आता हूं और उसको यहां रखता हूं ना, तो यहां पर अब मुझे क्या है, दो चीजों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। एक तो समझो, एक तो मुझे वर्क करना पड़ेगा इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट थी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी, लेट्स से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी इस R2 पॉइंट पे, मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना है Q2 को लाने में, प्लस मुझे वर्क करना है इस Q1 के पोटेंशियल के। अब Q1 भी तो अपना फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे मुझे वर्क करना है वर्क डन अगेंस्ट Q1 चार्ज, तो Q2 को लाने मुझे वर्क करना है वर्क डन अगेंस्ट या पोटेंशियल, ये देखो इस पॉइंट V इंटू Q2, ठीक है। नाउ तो W2 इज इक्वल टू कितना हो गया, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट R2 इंटू Q2, और ये प्लस V1 की जगह K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, तो आप ये देखो कि अगर आप नेटवर्क निकालोगे ना, नेटवर्क, तो नेटवर्क कितना निकलेगा, नेटवर्क नहीं, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना निकलेगा, पोटेंशियल एट R1 इंटू Q1 प्लस पोटेंशियल एट R2 इंटू Q2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। हाँ, अगर ये देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तो R1 और R2 दोनों ही पॉइंट पे पोटेंशियल ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नॉन यूनिफॉर्म है तो R1 R2 पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद के कारण से वो अलग होगी। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब हम वर्क करते हैं। तो ये वाले केस में हमें ज्यादा वर्क करना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में हमें जो वर्क करना पड़ा है ना, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये V इंटू क्यू। समझ में आ रहा है ना? चलो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन टर्म 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या दिया जा रहा है, दो चार्जेस हैं 14 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम, ये दोनों प्लेस्ड हैं -12 सेंटीमीटर एंड +12 सेंटीमीटर, y और z की वैल्यू 0 है। इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं दी, ये इतनी दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है, वेयर B इज इक्वल टू 1.2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट, ये जो यूनिट है इसकी, ये न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर होना चाहिए। एक बार अपन इसको देख लेंगे, ठीक। चलिए, तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज, देखो बता देता हूं क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, समझ लेते हैं आराम से, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो समझ लो, ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, अभी मैंने यूनिफॉर्म ही बनाई है, बाकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस के साथ बदल रही है। क्लियर? देखो तो यहां पर क्या है ना, कुछ ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, B अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? नाउ तो हमने कहा कि लेट से इस पॉइंट R1 पे, कहां पे, R1 पे आप एक चार्ज लेकर के आए, आपने चार्ज रख दिया 14 माइक्रोकूलम, ठीक, और आप यहां पर एक और चार्ज लेकर के आए -4 माइक्रोकूलम, ठीक, ये आपका ओरिजिन हो गया, यहां पर वैल्यू है -12 सेंटीमीटर, ये वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, 0,0 मतलब y में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, y और z में तो 0 है। चलिए ये वैल्यू दी हुई है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ये दो सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो अगर ये सिस्टम जो है ना -12 -14 और ये -4 माइक्रोकूलम, ये अगर दूर दूर ऐसे रखे होते ना, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होते, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगता K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस R, बस हो जाता खत्म। लेकिन यहां पर ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो आपको तरीका भी पता पड़ ही गया। जब कुछ नहीं था पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते, जितना वर्क करना पड़ा उतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। एक बार और समझाऊंगा, जब कुछ नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी, तो आप पहले चार्ज को लेकर के आए, आपको वर्क करना पड़ा W1, तो पोटेंशियल इस R1 पॉइंट पे होगा, लेट्स से पोटेंशियल एट R1, ठीक, पोटेंशियल एट R1, और आप किस चार्ज को लेके आए, Q1 को। क्लियर? चलिए प्लस साइन लगाया,
Q1 चार्ज आ गया, ठीक, सिर्फ आपने Q1 को लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करा, जो भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। जब आप Q2 को लेके आए तो आपने इस R2 पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके अगेंस्ट तो वर्क करा ही करा, लेकिन साथ में अब ये गद्दार भी यहां पैदा हो गया, ये भी रिपेल कर रहा है या ये भी अपना अलग से जो पोटेंशियल यहां पे बना रहा है। क्लियर है? रिपेल जब करेगा सेम चार्ज होंगे, लेकिन पोटेंशियल ताकत तो बना रहा है, तो हमने वर्क करा इस वाले चार्ज के अगेंस्ट भी, ठीक, तो इसके अगेंस्ट भी हमने वर्क करा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, और किसको लाने में, Q2 को लाने में। तो यहां पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन गई वो इतनी बनेगी। अगर मैं इसका नेट फॉर्मूला निकालूं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, V एट R1 प्लस, सॉरी इनटू में क्या है, इनटू में है Q1 प्लस पोटेंशियल एट R2 इनटू में है Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना होगा, Q1, तो ये होगा K Q1 Q2 अपना, देखो Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना हुआ, K Q1 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस R, दोनों के बीच के डिस्टेंस यहाँ पे R कितनी हो जाएगी, यहाँ पे R की वैल्यू जो हम ले लेंगे ये हो जाएगी, देखो 0 से 12 सेंटीमीटर दूर, 0 से ओरिजिन से 12 सेंटीमीटर यहाँ पे दूर, तो R की वैल्यू हो गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू हमें लेनी है। ठीक, चलिए अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह है, या कहूं कि एक अलग बात यह है कि यहां पर जो है सिर्फ पोटेंशियल की वैल्यू दी नहीं हुई है, घुमा के दी हुई है। तो U इज इक्वल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दी ना, तो क्या करेंगे, यहां पर देखो हम एक काम करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है ये होता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है, dV अपॉन dr होता है। ठीक, तो अगर मैं यहां से पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी dV इज इक्वल टू माइनस EdR। क्लियर है ना? तो यहां से अगर मैं V की वैल्यू निकालता हूं तो ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना मुझे, इंटीग्रेशन, तो माइनस बाहर आ गया, E इंटू dr है, V इज इक्वल टू माइनस तो बाहर आ गया, E ये रहा, dr, अच्छा E की वैल्यू दी हुई है हमें, E की वैल्यू क्या दी हुई है, दी हुई है, तो E की वैल्यू क्या है भाई, B अपॉन आर स्क्वायर, इसको थोड़ा सा और ऊपर खिसकाना पड़ेगा, V E की वैल्यू क्या है, B अपॉन आर स्क्वायर, इनटू में क्या है, dr है। तो V इज इक्वल टू, ये यहां पे V की वैल्यू पुट करने के लिए सारा कर्म हम कर रहे हैं, तो माइनस B तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1 अपॉन आर। क्लियर है? तो जो पोटेंशियल की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई B अपॉन आर, B अपॉन आर। क्लियर है? अच्छा, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ये करूंगा कि थोड़ा सा आपको ये R और दूसरे R में कंफ्यूजन ना हो जाए, तो यहां पे मैं लिख दूंगा दोनों के बीच की डिस्टेंस R12 हो गई। क्लियर है? दोनों के बीच की डिस्टेंस R12, तो R12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर कर दिया। क्लियर है? अब जैसे R1 पॉइंट पे तो B अपॉन R1 रखूंगा और R2 पॉइंट पे तो B अपॉन R2 रखूंगा, बस सिंपल, बहुत सिंपल। अब कुछ नहीं करना है, बस इस V की वैल्यू मैंने निकाल ली। क्लियर है? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेम फॉर्मूले को हम जो है यहां पर यूज करेंगे। ठीक, सेम फॉर्मूले को। तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, U इज इक्वल टू V एट R1 इंटू Q1, बोलो साथ में, V एट R2 इंटू Q2 प्लस यहां पर K Q1 Q2 अपॉन R12 दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो U इज इक्वल टू पोटेंशियल एट R1 फॉर्मूला क्या बना, B अपॉन R इंटू Q1। अच्छा, यहां पे R1 की वैल्यू, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, क्लियर, बस वही पुट करेंगे, डिस्टेंस की वैल्यू यहां पे माइनस पुट नहीं करेंगे। ठीक, बस चार्ज की वैल्यू को नेगेटिव पॉजिटिव है वो लेंगे। इसके बाद यहां पर देखो V एट R2, तो B अपॉन R2, क्योंकि हमने ये B, इस V की वैल्यू निकाल ली है ना। चलिए, तो B अपॉन R2 इंटू Q2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, एकदम इसको थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं। नाउ U इज इक्वल टू, इन सब में से B कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो B की वैल्यू क्या है,
1.2 इंटू 10 टू पावर 6, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6। यहां पे क्या है, R1 कहां पर है, देखो R1 ये वैल्यू बोली हमने -12 सेंटीमीटर, मतलब ओरिजिन से 12 सेंटीमीटर दूर है, तो हम इसको लेंगे ओनली 12। तो 12 सेंटीमीटर है ना, तो उसको मैं लिख दिया 12 10 टू पावर -2। ठीक, चलिए इसके, और ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 है आपका 14 माइक्रो कूलाम, तो 14 10 टू पावर -6। ठीक, चलिए यहां पर हमने लगाया प्लस साइन, और B की वैल्यू फिर से 1.2 10 टू पावर -10 टू पावर 6 ये लिखी हुई है। R2 की वैल्यू 12 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। Q2 की वैल्यू है -4, और -4 के कारण हो जाएगी ये वैल्यू -4 इंटू 10 टू पावर -6, ये माइक्रो कूलाम में दी हुई है। प्लस इसके बाद K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 की वैल्यू है 14 माइक्रो कूलाम साइड में लिख देंगे, -4 माइक्रो कूलाम, इन दोनों के माइक्रो कूलाम जुड़ जाएंगे या जो है हो जाएगा, तो -10 टू पावर -12 आएगा। R12 24 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखो कितना आएगा, यहां से तो ये उड़ जाएगा। ठीक, अगर मैं एक डेसिमल लगा हटा दूं यहां से, तो एक जीरो यहां पहुंच जाएगी, जिसके कारण से जो रिजल्ट बचेगा वो ये होगा 12 इंटू 14 अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर -1, प्लस यहां पे कितना होगा, सेम रिजल्ट यहां पे आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। समझ रहे हो, बेसिक कैलकुलेशन है। 12 इंटू 4, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर -1, प्लस यहां पे देखो, यहां पे क्या चल रहा है, 9 इंटू 10 टू दी पावर, ये कितना दिया हुआ है, इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 10 टू दी पावर माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 है, और यहां पर है प्लस का 9, तो 10 टू दी पावर माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1। देखो प्लस का 9 माइनस का 10, तो माइनस का 1 बचा। इसके बाद 14 इंटू 4, 14 इंटू 4, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 24। पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं। चलिए अभी कितना हो रहा है, इसको और सॉल्व करेंगे, तो आप इसको देखो, 12 से 12 कटेगा, 12 से 12 कटेगा, 4 6 जा ये आएगा, ठीक, और 2 7 जा, 2 3 जा। चलिए देख लेते हैं एक बार, u इज इक्वल टू कितना बच रहा है, ऊपर बचा है यहां पे 10 टू पावर -1 का मतलब क्या होता है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 140 माइनस, यहां पे देखो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस, यहां पे देख लेते हैं, देखो देखो देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना जाएगा ये, 9 7 जा 63 डिवाइडेड बाय 3 है, 10 टू पावर -1 है, नीचे आएगा 10 टू पावर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, तो 63 को डिवाइड कर दो 30 से, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 32 जा, बस यही दिक्कत है, 32 जा 60, फिर ये 3 बचा, डेसिमल आया 0 आ गया, 2.1 आ रहा है, 2.1। चलो एक बार चेक करने में क्या जाता है, 2.1 आ रहा है। क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इससे ज़्यादा दिमाग में लगा नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पर, चलो एक बार और, एक ट्राई और, 140 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देख रहे हो पूरा पूरा सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए, आप भी जो है ट्राई करते रहा करें इस तरह से। तो 140 में से हम माइनस कर देंगे 42.1, 42.1, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ गया 9, डेसिमल हटाया, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है, 13 में से 4 गए, 97.9 अप्रॉक्स हमारा आंसर आ रहा है। 97.9 क्या ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल 97.9 हमारा आंसर आ रहा है। बट ये आंसर आपका जो है
करेक्ट कौन सा वाला है, प्लस में 97.9 आ रहा है, तो U इज इक्वल टू प्लस का 97.9 जूल। देखो भाई ऐसे इसको सॉल्व करना है, ये मैंने आपको पूरा इसकी जो प्रोसेस है ये आपको बता दी और बिल्कुल हर तरीके से सॉल्व करके। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर? एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, मैंने ऐसे नहीं चला रहा हूं कि एग्जाम टाइम पे सीरीज चल रही है तो भगा दूंगा, नहीं। जिस बच्चे को भगा के देखना है वो आगे बढ़ा के देख लेगा, हम आराम से चलेंगे। क्लियर है? आप दोनों स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, 15 मिनट कम से कम इस क्वेश्चन ने हमारे ले लिए होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें इसने बहुत सिखा दिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से खत्म कर देंगे। इक्विपोटेंशियल्स एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस, ये आपका टर्म 1 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, और पिछला क्वेश्चन आपका टर्म 1 2021 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से करें, बढ़िया से एकदम। देखो, इक्विपोटेंशियल्स एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose टोटल सम इज नॉट जीरो आर। देखो क्या दिया जा रहा है कि भाई लार्ज कलेक्शन ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस रखे होंगे, बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे कुछ भी चार्ज वगैरह रखे होंगे, बहुत सारे चार्ज रखे हैं, मतलब कलेक्शन चार्जेस का है। ठीक, अब वैसे तो अगर अपन इसके पास में जाएंगे ना, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी नहीं होगी, ये बाद की बात है। मतलब चांसेस हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी। क्लियर है? क्योंकि रिपेल कर रहे होंगे, यूनिफॉर्म नहीं होगी, मुझे ये कहना चाहिए। क्लियर है? यूनिफॉर्म नहीं होगी, ये मुझे ये कहना चाहिए। क्लियर? तो ये क्योंकि रिपल्सन वगैरह अट्रैक्शन हो सकता है, कैंसिल वैंसिल एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड करें, लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है, एट ए लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि लार्ज डिस्टेंस पर ये जो कलेक्शन ऑफ चार्जेस हैं, ये सभी चार्जेस एक सिंगल पॉइंट की तरह एक्ट करेंगे। किसकी तरह एक्ट करेंगे? पॉइंट चार्ज की तरह। बड़ी डिस्टेंस दूर की बात कर रहे हैं तो ये सभी कैसे एक्ट करेंगे? छोटे से पॉइंट चार्ज की तरह। भाई साहब, आप इतनी दूर से देख रहे हो सन को, तो सन कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी वो एक पॉइंट चार्ज की तरह या कहें पॉइंट मास की तरह तो दिखाई पड़ता है धरती से। क्लियर है? तो पॉइंट चार्जेस के लिए जो कलेक्शन ऑफ चार्जेस है ये एक्ट करेगा पॉइंट चार्ज की तरह, और पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी ये स्फीयरिकल होंगी। कैसी होंगी? स्फीयरिकल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? बहुत दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन टर्म 1 2021 में पूछा गया है। इस पर बेस्ड हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन भी करा हुआ था। क्लियर है? देखो अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि 4 चार्जेस हैं, देयर आर 4 चार्जेस। एक प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। क्लियर है? ये डिस्टेंस 12 है। इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखो पोटेंशियल का तो सीधा सा फंडा है, उसमें डायरेक्शन मैटर करती नहीं है। आपको ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करेंगे? देखो इस प्लस क्यू चार्ज, ये टोटल डिस्टेंस 12 है, तो आधी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस एल हो गई, कैपिटल एल शो करना है तो ये डिस्टेंस एल हो गई, ये डिस्टेंस एल हो गई। तो चलो दो चार्जेस के कारण निकाल लेते हैं पोटेंशियल। के क्यू, स्मॉल क्यू दिखाया तो के क्यू अपॉन, बताओ इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय एल, प्लस इस पॉइंट के कारण देख लो पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय एल। इस पॉइंट के कारण अब नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल को डिक्रीज ही करेगा, के क्यू बाय, दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लो। आप समझो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो पहले भी निकाल के बताई थी, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि ये डिस्टेंस एल है, ये 2l है, और ये डिस्टेंस देखनी है आपको, है ना, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या है? ये हाइपोटेन्यूस हो गया, इन दोनों परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 2l का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5l, रूट 5l। क्लियर है? समझना। तो माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे? रूट 5l। यहाँ पे भी ये डिस्टेंस कितनी हो गई? के क्यू रूट 5l। ठीक, चलिए अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट पे कितना आ जाएगा? के क्यू बाय एल, और यहां पर 1 + 1, एक ये तो सब में से आ रहा है। ठीक, कॉमन जो निकाल लिया हमने के क्यू बाय एल, तो सब में -1/√5 -1/√5। ठीक, और यहां पर क्या बन गया? VA = KQ/L,
और यहां पर कितना हो जाएगा 2 माइनस टू बाय रूट 5। ठीक, यहां से भी अगर हम कॉमन निकालें तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो जाएगा ये हो जाएगा k2kq बाय l 1 माइनस 1 बाय रूट 5। क्या ही चेक कर लो इस पॉइंट पे क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं, देख लें जरा क्या वैल्यूज दी हुई हैं इस पॉइंट पे, क्या कोई जो है वैल्यू यहाँ पर दिख रही है। तो ये वैल्यू के की है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कहीं कुछ और तो नहीं है। ठीक है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका चल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और इसमें एक आपको असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन दिया गया है। ये अभी सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च करा है इसी साल, उसका क्वेश्चन है। क्लियर, असर्शन रीजन का सिंपल सा फंडा, रूल्स बेसिक वही तो चल रहे हैं अभी तक। क्या, अगर असर्शन सही हो, असर्शन और रीजन दोनों सही हो, और रीजन वाला स्टेटमेंट असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए ऑप्शन आएगा। असर्शन और रीजन स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, तो बी ऑप्शन आएगा। अगर असर्शन सही है और रीजन गलत है तो सी ऑप्शन आएगा, और दोनों ही गलत है तो डी ऑप्शन आएगा। अगर कोई और ऑप्शन इंट्रोड्यूस करेगी सीबीएसई तो आपको ऊपर लिख करके देगी, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक बार इसको अच्छे से पढ़ना जरूर है। हो सकता है ब्लर दिख रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से सही दिखना चाहिए आपको। क्या दिया हुआ है असर्शन में, एन इलेक्ट्रॉन हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। भाई देखो, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला आप मुझे एक बताओ, अब तो समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला है k(q1q2) अपॉन r। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। बाकी दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है कि k u इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आप जिस चार्ज को लाने में आपको कुछ वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी ये ज्यादा होगी जब ये नेगेटिव पोटेंशियल के पास में रखा होगा। तो आप खुद से सोच लो कि अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि नेगेटिव पोटेंशियल है तो इसकी कुछ वैल्यू हो गई -b, और ये इलेक्ट्रॉन है माइनस का e, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगी, एनर्जी होगी, ये कितनी हो जाएगी प्लस का ev। जबकि अगर यही जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज के पास रखा है विद पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल के पास रखी हुई है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +v इंटू ई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव में। तो आप अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगी इलेक्ट्रॉन की, किसकी, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी जो होगी, ये नेगेटिव चार्ज के पास, या कहूं मैं कि ये नेगेटिव पोटेंशियल वाली वैल्यू के पास ज्यादा होगी। क्लियर है, तो असर्शन वाला जो स्टेटमेंट एक बार और पढ़ता हूं, इलेक्ट्रॉन हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज लोकेशन मोर नेगेटिव वैल्यू। ये असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है, एकदम सही जा रहा है। ठीक, क्योंकि वही तो हमने पढ़ा हुआ है, एंड लो एट पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने दोनों ही कंपेयर कर लिए, बिल्कुल सही आ रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। भाई देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है हायर पोटेंशियल, ये नेगेटिव चार्ज है लोअर पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया तो कहां से कहां जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड, इसी साइड को भागेगा ना, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की साइड जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की साइड। तो देखो कि स्टेटमेंट कौन सा सही है, स्टेटमेंट कौन सा सही है एक बार देख लें। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना, तो उल्टा दिया हुआ है, तो इसका मतलब रीजन वाला स्टेटमेंट ही गलत है, रीजन वाला स्टेटमेंट ही गलत है। तो ओनली असर्शन इज सही, ओनली असर्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी जाएगा, लेकिन आप एक बार सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, क्लियर है, उसके बाद टिक करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा इसको, हाँ टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। ये सीबीएसई ने 2023 में ये पूछा गया है, अब 2024 में क्या पूछा जाता है ये देखते हैं। ठीक, चलिए, तो वर्क डन मूविंग ए चार्ज अराउंड क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। क्या दिया जा रहा है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम वर्क डन की बात करें क्लोज्ड पाथ, देखो यहाँ पे पोटेंशियल है v, क्लोज्ड पाथ में चले तो यहाँ पे फिर से पोटेंशियल हो गया v, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, डेल्टा v कितना हो गया 0।
तो जब आप वर्क डन निकालेंगे तो डेल्टा बी इंटू क्यू होता है, तो वर्क डन जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये 0 निकल के आएगा, तो वर्क डन की वैल्यू 0 हो गई। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट दिया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, एकदम सही स्टेटमेंट और सही एक्सप्लेनेशन है। अब आप ये देखो वर्क 0 क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब ऐसा फोर्स जो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए तो वर्क 0 हुआ। क्योंकि वर्क का वैसे भी फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक। करेक्ट एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट भी सही है और स्टेटमेंट असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहां पर जो हमारा आंसर है ये ऑप्शन ए जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, ऑप्शन ए। असर्शन रीजन में आपको ऑप्शन लिख के देंगे, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन, ठीक। चलिए इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा है चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देखो बताया जा रहा है कि दो चार्जेस हैं आपके पास, एक चार्ज है आपके पास प्लस क्यू और एक चार्ज है आपके पास माइनस क्यू। ये कहाँ रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं ए और बी पॉइंट पे, ठीक। यहाँ पे देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू और माइनस क्यू इसी सीक्वेंस में आपको रखना है। विच आर एट डिस्टेंस 2l अपार्ट, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2l, मतलब ये डिस्टेंस l होगी और ये डिस्टेंस l होगी। आगे लिखा है c इज द मिड पॉइंट बिटवीन a एंड b, ठीक। दोनों के बीच में जो c है ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, ठीक। तो दोनों से l डिस्टेंस है। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अनदर चार्ज प्लस q, अगर एक हमारे पास एक और चार्ज प्लस q, तो इसको इस पाथ से यहाँ तक ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ पे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पाथ तो मैटर नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो है कैसी क्वांटिटी है, नहीं वेक्टर क्वांटिटी तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और इसके अगेंस्ट किसी चार्ज को ले जाने में हमें कोई भी जो वर्क करना पड़ता है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पोजीशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है। देखो तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, देखो प्लस क्यू का और माइनस क्यू दोनों सेम डिस्टेंस पे, तो इस जगह का पोटेंशियल होगा 0। क्लियर। अब इस जगह का पोटेंशियल देख लेते हैं कितना होगा, फिर हम वर्क डन का फॉर्मूला तो हमें पता है, वर्क डन का फॉर्मूला है डेल्टा बी इंटू जिस चार्ज को आप लेके जा रहे हो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो पहले डेल्टा बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सबसे डेल्टा बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें V1 तो पता पड़ गया, ठीक है। अब V2 और पता पड़ जाए, C पॉइंट का पोटेंशियल पता पड़ गया, D पॉइंट का और पता पड़ जाए, तो D पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल एट D इज इक्वल टू K। दो चार्जेस है ना, ये देखो प्लस क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पोटेंशियल बनाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस एल एल और एक ये एल, क्योंकि सेमी सर्कल का आधा पार्ट एल है तो बाकी का भी एल होगा, तो क्यू क्यू बाय 3l। अब माइनस क्यू जो है यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो माइनस के क्यू अपॉन एल। क्लियर है, ये हो गया डी का पोटेंशियल। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वी डी इज इक्वल टू हमें मिलेगा के क्यू बाय एल, यहाँ पे कॉमन आ गया 1/3 माइनस 1, तो वी डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा के क्यू बाय एल 1/3 माइनस एल, ठीक। तो 1/3 माइनस एल करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू के क्यू बाय, ये माइनस का 2 आ जाएगा तो माइनस का 2 के क्यू बाय 3l। ये डी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक काम करूंगा कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी इंटू क्यू है, तो वर्क इज इक्वल टू डेल्टा बी मतलब वी डी माइनस वी ए, वी डी माइनस सॉरी वी सी इंटू क्यू, ये रखा। इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, W इज इक्वल टू वी डी की वैल्यू है -2 के क्यू, स्मॉल क्यू है, अपॉन 3l इंटू किस चार्ज को आप लेकर के जा रहे हो, आप इस चार्ज को लेकर के जा रहे हो। क्लियर है, तो ये आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहें तो के की वैल्यू रख के और सॉल्व कर सकते हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, लेकिन उसकी आपको इतनी जरूरत नहीं होगी। क्लियर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो इसमें था वो 3rd चैप्टर का है, तो हमने इसको अभी इंक्लूड नहीं करा हुआ है।
इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि दो चार्जेस हैं आपके पास, 5 × 10⁻⁸ कूलाम एंड 3 × 10⁻⁻⁸ कूलाम। ये दोनों चार्जेस 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। एट व्हाट पॉइंट P, किस पॉइंट पर P लाइज समवेयर इन बिटवीन द चार्जेस। हिंट दे दी कि जो P है ये दोनों चार्जेस के बीच में है। ऑन द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहाँ है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है 5 × 10⁻⁸ कूलाम, ठीक है, और एक चार्ज है आपके पास ये माइनस का 3 × 10⁻⁸ कूलाम, ठीक। दोनों के बीच की सेपरेशन दी हुई है 16 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो इसलिए होगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को हमेशा कैंसिल करेगा। क्लियर। तो देखो हमें क्या करना है, यहां पर मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहां पे होगा। तो मैंने कहा लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज 16 - x, ठीक। बस कुछ नहीं करना। देखो आप जानते हैं v1 + v2 = 0 होता है। v1 की वैल्यू मैंने पुट की इस p पॉइंट पर, अगर हम बात कर रहे हैं तो v1 की वैल्यू अगर मैंने पुट की तो kq1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 16 - x प्लस, यहाँ पे देखो प्लस साइन तो लेंगे लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो माइनस साइन भी लेंगे, तो kq2 अपॉन x इज इक्वल टू, जब दोनों जुड़ जाएंगे तो p पॉइंट पे आंसर 0 आना चाहिए। एट p पॉइंट P इज इक्वल टू 0, ठीक है। एट पॉइंट P पोटेंशियल कितना होगा ये हम ऐसे निकाल रहे हैं। अब देखो माइनस साइन हम पुट कर चुके हैं ना, तो वैल्यू अब सीधी सीधी पुट कर लेंगे क्योंकि माइनस तो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, तभी तो ये इसको इस साइड भेज पा रहे हैं। kq1 अपॉन 16 - x इज इक्वल टू kq2 अपॉन 16 अपॉन x। q2 से x डिस्टेंस है, ठीक। चलिए अब यहाँ से k से k कट जाएगा और q1 की वैल्यू 5 × 10⁻⁸ कूलाम है। Q2 की वैल्यू यहाँ पे 3 × 10⁻⁸ कूलाम है। ऑलरेडी हम माइनस साइन यहाँ पे Q2 का कंसीडर कर चुके हैं। क्लियर। अपॉन 16 - x यहाँ पे चलेगा, अपॉन x यहाँ पे चलेगा, और उसके बाद देखो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × x हो जाएगा, 3 × 16 - x हो जाएगा। यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 48 - 3x हो जाएगा। ये यहाँ पे 8x हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा। इसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, मतलब यहाँ से 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। बताओ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था या नहीं था, ठीक। मुझे ज़रूर से बताना आप कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये गलत है, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में दिया है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलाम इनटू मीटर। न्यूटन पर कूलाम इनटू मीटर, न्यूटन पर कूलाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मीटर होता है डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टेक ई इंटू ई इज इक्वल टू ई, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। चलिए इस तरह से हम यूनिट से हमने, अब देखो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, अपने मन से थोड़ी ना इतना सिंपल लिया हुआ है, आ जाता है तो पूछा गया है, ठीक। इसलिए घबराए ना, जब आप पेपर दें तो आराम से सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे और अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। मतलब अच्छे क्वेश्चन के साथ साथ कहना चाहता हूँ कि सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे। क्लियर है। चलिए फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई ये जो हमने डेरिवेशन करा है ना, ये जो हमने अभी आपको बताया था, कहाँ गया, ये जो आपको करके दिखाया ये वही था, ये सारा स्टेप वही है, ठीक। तो आपको नोट्स में मिल जाएगा, या फिर चलो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल धड़ाधड़ करते चले जाएंगे, ठीक। चलिए देखो, तो आपसे कह रहा है कि Q1 Q2 चार्जेस, CBSE 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, लिखना भी आना चाहिए, कैसे कैसे लिखेंगे। Q1 Q2 चार्जेस को अगर मैं R1 R2 पॉइंट पे रखता हूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी होगी चार्जेस की सिस्टम की वो कितनी होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं कैसे स्टार्टिंग कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा लेट देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। किसी भी जगह पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, कैपिटल ई। उसके बाद वर्क डन इन
ब्रिंगिंग चार्ज Q1 एट R1 इज, देखो कितना वर्क करना पड़ेगा, हमने लिखा W1 इज इक्वल टू Q1 को लेके आए जो ऑलरेडी पोटेंशियल प्रेजेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण R1 पे, ये हमें इतना वर्क करना पड़ा। क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने क्या कहा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 अगेंस्ट पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसका पोटेंशियल, उसके अगेंस्ट वर्क करना है, एंड Q1 एंड पोटेंशियल ऑफ Q1 के पोटेंशियल के कारण भी हमें कुछ वर्क करना पड़ा। W2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी प्रेजेंट है, Q2 चार्ज को लाया हमने, प्लस पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 इंटू Q2, जो कि कितना हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू, यहां पर W2 इज इक्वल टू, बताओ 3 बार हो गया ताकि आप इसको अच्छे से कर पाए। ठीक, V इंटू R1 और ये आपका Q2 चल रहा है, प्लस के Q1 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस, लेट से ये R1 पे चार्ज Q1 आ गया, R2 पे चार्ज Q2 आ गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी R12। क्लियर है। नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल या नेट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, कितनी होगी, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ऐड कर दोगे तो जो वर्क आप करोगे दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू, ऐसा बोल देता हूं, U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, जो W1 की वैल्यू है VR1 इंटू Q1 प्लस VR2, एक मिनट, यहां पर R2 पॉइंट पर लेकर के आया ना, तो यहां पे R2 जाएगा भाई साहब, R2 जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, R2 और ये Q2 इंटू के Q2 अपॉन R12। क्लियर है। चलिए, ध्यान नहीं कर पाया मैंने पहले, अभी ठीक है। चलो ना, तो ये आपको इतना जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेरिवेशन हो गया। इस तरीके से करना होता है, मतलब डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सर, ये तो अच्छी बात है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने पूरा आपको ऑलरेडी करा दिया था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अभी। ये क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड माइनस Q2। खुद से करके देखो, थोड़ा सा खुद से भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस Q1 दिया हुआ है और एक माइनस Q2, प्लस Q1 और ये माइनस Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्लेस अ थर्ड चार्ज Q3 एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। मतलब ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे अगर आप एक Q3 लेकर के आना चाहते हैं, सपोज फ्रॉम इन्फिनिटी, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। आप इन्फिनिटी से मान के चलो कोई चार्ज लेकर के आ रहे हो, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात आपको बतानी है। तो देखो, मेरा कहना ये रहेगा, एक बार थोड़ा सा ट्राई करो तो ठीक। मान लेते हैं कि देखो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होगा 0, तो मैं V1 की वैल्यू 0 मान लेता हूं, ठीक। और इस मिड पॉइंट पे, चलो मैं इसको नाम देता हूं लेट्स से पॉइंट P, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ये कितना होगा, हम निकाल लेंगे W इज इक्वल टू डेल्टा B इंटू किस चार्ज को लेकर के आ रहे हो, Q3 को, ठीक है। बस ये तरीका लगेगा, उसमें और कोई वेद नहीं पढ़ने हैं आपको, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि पहले मुझे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा P पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एट P पॉइंट कितना होगा भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है, KQ अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R/2 है ना, R/2 माइनस, अब Q2 माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया, KQ अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R/2 है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ये P पॉइंट पे इतना हो जाएगा 2KQ1
अपॉन आर माइनस 2k Q2 अपॉन आर। ठीक, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा डेल्टा पी, तो भाई V1 की वैल्यू तो जीरो है ना, तो Vp आएगा निकल के। तो अगर मैं यहाँ पे ये W निकालने वाला हूं, कितना वर्क करना पड़ेगा एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाने के लिए, तो डेल्टा V की वैल्यू Vp माइनस V0 आएगी, V1 इंटू Q3। तो यहां पर बस क्या हो जाएगा, Vp की वैल्यू क्या है 2k/Q1 अपॉन आर माइनस 2k/Q2 अपॉन आर, इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा Q3, बस तो हो गया, समझ लो खेल। तो 2k/Q1 Q3 अपॉन आर, ठीक, माइनस 2k/Q2 अपॉन Q2 Q3 अपॉन आर। बस ये वर्क आपको करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे आप जो सॉल्व कर सकते हैं। बताओ अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको इसमें। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब आप सोचो कि आपको चाहिए बस अच्छी प्रैक्टिस, उसके बाद आप बना देंगे। आप सोचो कि 15 क्वेश्चन बनाने के बाद एक फील आ जाता है कि हाँ अभी हो जाएगा मुझसे, है ना। चलिए इसके बाद देखो, एट व्हाट डिस्टेंस from charge plus q on the line joining two charges in terms of q1 q2 and r will this work done be zero। ठीक, देखो क्या दिया हुआ है, at what distance from plus q1 चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर line joining these two charges in terms of q1 q2 and r will the work done be zero। बोला किस डिस्टेंस पे वर्क जीरो हो जाएगा, किस डिस्टेंस पे वर्क जीरो हो जाएगा। एक बार और सोचो, V1 की वैल्यू जीरो है, V1 की वैल्यू जीरो है, तो आप ये निकाल लो अगर पोटेंशियल डिफरेंस, देखो मैं अपन सीधी बात जानते हैं, वो कह रहा है कि भाई Q1 और Q2 एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम Q1 ऑन द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस, मतलब इस Q1 से कितनी डिस्टेंस पर जो Q3 को लाने में आपको जीरो वर्क करना पड़ेगा। तो देखो मैं सिंपल सी बात जानता हूं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है केस नंबर 2, फॉर वर्क डन टू बी जीरो, वर्क डन को जीरो होने के लिए, टू बी जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी जीरो बिटवीन V1 and Vp if V1 is at infinity। यदि V1 इंफिनिटी पे, तो V1 और Vp जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो होना चाहिए। अब V1 पे तो ऑलरेडी जीरो है, तो Vp पे जीरो होना जरूरी है। तो फॉर पोटेंशियल टू बी जीरो एट P, तभी तो देखो, तभी तो वर्क डन कितना होगा, जैसे डेल्टा बी इंटू जो भी चार्ज Q3 लेके आए। अब अगर ये डेल बी की वैल्यू जीरो हो गई, तो उसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे डेल्टा बी जीरो हो जाएगा, उसी पॉइंट पे आप ये देखो, जैसे आप सोचो कि Vp की वैल्यू Vp माइनस V1 अगर मैं करूंगा, समझो तो अगर Vp की वैल्यू जीरो है, V1 इंफिनिटी की वैल्यू जीरो है, तो Q3 तभी तो, यानी कि वर्क की वैल्यू तभी तो जीरो आएगी। तो मतलब किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात वो ये पूछ रहा है। बस घुमा के दे दिया। घुमा के कहने का मतलब ये हुआ कि सेम आंसर, सेम क्वेश्चन पूछ लिया, बट उसको ऐसे घुमा के पूछा कि आपके दिमाग के जो है तारे हिल जाएंगे। ठीक, तो आप ये देख लो कि अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो लेट्स से ये डिस्टेंस हो गई x, ये डिस्टेंस हो गई r माइनस एक्स। ठीक है, Q1 से पूछ रहा है ना, इसलिए मैंने x मान लिया। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, k Q1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू k Q2 अपॉन r माइनस एक्स। माइनस साइन कंसिडर करा, उसके बाद ही इसको यहाँ पे फेंका, तो यहाँ पर जो कैंसलेशन का जो खेला है वो चलेगा। और Q1 Q1 की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। Q1 इंटू आर माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 इंटू एक्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू में निकालनी है, तो Q1 इंटू आर माइनस Q1 इंटू एक्स इज इक्वल टू Q2 इंटू एक्स। तो यहाँ पर देखो
Q1 इंटू आर इज इक्वल टू Q1 इस साइड आ जाएगा प्लस का हो जाएगा Q2 इस साइड आ जाएगा, ये ऑलरेडी है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, Q1 इंटू आर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इंटू ये x बचेगा, तो Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू आर, ये x की वैल्यू है। तो इतनी डिस्टेंस पर अगर आप ये देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो मिलेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जीरो मिलेगा दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल तो वर्क डन भी इस पॉइंट पे ही जीरो हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो। समझा दे, वीपी की वैल्यू जीरो कब होगी, इतनी डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस पे वीपी की वैल्यू जीरो होगी। क्लियर है? और वीपी जीरो तो डेल्टा भी जीरो, डेल्टा भी जीरो तो वर्क डन जीरो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहां से ये आप इसको पूरा जो है लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 23 पहले आ गया, 21 ये रहा। 21 में देखो क्या दिया जा रहा है, बड़ा क्वेश्चन करा था, एक छोटा कर लें। ठीक है, पहले इसी को कर लेते हैं, पहले 23 कर लेते हैं। 22 अच्छा सीक्वेंस थोड़ा सा बदल गया है, चलो ठीक कर लेते हैं ना। अभी देखें, अब सब कुछ सही दिखेगा आपको। ये क्वेश्चन भी CBSE ने 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर, देखो क्या दिया जा रहा है, इसमें एक क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए इस कैप्टन ए रीजन एज शोन इन फिगर, यहाँ पे एक क्यूब इस तरीके से रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट इन सच अ वे दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट इज दिस। इलेक्ट्रिक जो है पोटेंशियल इतना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल सी बात है, पहले ही कर चुके हैं फॉर्मूला। कभी भी इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे पूछा जाए तो आप इस तरह से निकालेंगे, E इज इक्वल टू dV अपॉन dx। अब देखो, अगर y की वैल्यू दी होती तो y के रिस्पेक्ट में भी इसको डिफरेंशियल करना पड़ता। देखो E इज इक्वल टू माइनस, अभी क्या है, माइनस dV की वैल्यू क्या है d, और ये 10x प्लस 5 ये चल रहा है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है dx। तो E इज इक्वल टू, हम जो है इसका डिफरेंशियल करेंगे, देखो 5 के साथ तो x है नहीं, तो वो तो इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो जीरो आएगा। यहाँ पे 10x का करेंगे तो डिफरेंशियल जो होगा दैट विल बी 10। तो E इज इक्वल टू -10 वोल्ट पर मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है E इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर हम आई जो बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, E इज इक्वल टू वैक्टर फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो -10 ये आई कैप और ये वोल्ट पर मीटर। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, ये एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपका आंसर आ गया, E इज इक्वल टू -10 आई कैप वोल्ट पर मीटर। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, देखो तो अभी यहाँ पर क्या है, इस फ्लक्स से मतलब इस क्यूब से कितना फ्लक्स जो है लिंक हो रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर ये तो नहीं दिया इसके अंदर कितना चार्ज है या फ्लक्स वगैरह, हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो फ्लक्स हमें निकालना है, तो चार्ज की वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल नहीं पता। बस ये पता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि किसके जो है इंडिपेंडेंट है। आप यहां पर देखें तो हमें ये चीज समझ में आएगी, फ्रॉम अबव वैल्यू it is clear that electric field is not dependent on distance। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करती नहीं, सॉरी इस क्वेश्चन में नहीं कर रही है। क्लियर है? तो यहां पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे थी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। यहां से ये क्लियर होता है कि यहां पर ना तो जो आउटपुट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई ना तो उसका अमाउंट बढ़ा है ना घटा है। तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे था उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर है। दैट मीन्स जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो है, वो जीरो है। हेंस फाई नेट या फाई नेट इज इक्वल, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, जीरो, जीरो हो रहा है। क्यों? बिकॉज फ्लक्स इन इज इक्वल टू फ्लक्स
आउट, जितना फ्लक्स एंटर करा उतना फ्लक्स एग्जिट कर गया। बताओ कितना जो है बढ़िया तरीके से फ्रेम करके क्वेश्चन दिया गया। क्लियर? तो उम्मीद करोगे ये आपको समझ में आया होगा। और कमेंट सेक्शन में जो भी लिखना चाहते हैं बढ़िया से जरूर से लिख के बताओ। कमेंट सेक्शन खाली नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी किसी बच्चे को, जैसे आंसर शीट खाली नहीं छोड़ते ना, जो आए कम से कम वो लिखने चाहिए, ऐसे ही कमेंट सेक्शन खाली नहीं छोड़ना है आपको। जल्दी से भर के जाओ उसको। 21 का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अभी हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या दिया जा रहा है। राइट टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is same at all points on equipotential surface। हर पॉइंट पे जो V होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है क्या है? नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज from one point to another on equipotential सरफेस। हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क या कोई वर्क नहीं करना पड़ता। ये इसकी दो प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाएंगे। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब है कि जिस पर किसी और चार्ज का कोई इफेक्ट ना हो, अलग रखा हो। नेगेटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है एंड डिपिक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर कही जा रही है। जब बेसिक लेक्चर पढ़ाते हैं तभी बताया जाता है कि -q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? अंदर की साइड होगी। आइसोलेटेड है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर इसका किसी और का जो इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसी है? सुंदर, स्फीयरिकल। ठीक है, समझ में आ रहा है। 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में, सॉरी 23 रिपीट हो गया क्या? हाँ 23 रिपीट हो गया। चलिए अब देखो ये भी ना आपका 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल 100%। यहाँ पर डेट नहीं दी गई है या नीचे स्कैन नहीं हो पाया होगा। ये क्वेश्चन आपका 2020 में या 21 मतलब पिछले 5 सालों के अंदर अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसको पढ़ लेते हैं जरा, क्या दिया हुआ है। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस करस्पॉन्डिंग टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन। देखो z डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। तो z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप इसको शो कर सकते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे दिखा दो इलेक्ट्रिक फील्ड इन k कैप डायरेक्शन। ठीक है, नाउ k कैप मतलब z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम बनाएंगे तो इसके लिए कैसी बनेगी? ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। ठीक, अगर वो कह दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन z डायरेक्शन, अगर वो कह दे, मान के चलो अगर वो कह दे क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा है ना, यहाँ देखो यूनिफॉर्म लिखा है, तो ये यूनिफॉर्म के लिए मैं एडिशनल एक जो है पॉइंट जोड़ देता हूं उसमें। एडिशनल, एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं। ये एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लें तो जैसे दो डायग्राम ना बनाया है। तो अगर मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है ना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में पास पास में बनती है। देखो यहाँ पे गैप जैसे मान के चलो ज़्यादा हो गया, ठीक, तो अगली में जो गैप होगा ये कम हो जाएगा, फिर उसके अगली में और गैप जो है कम हो जाएगा। इस तरीके से बताते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये छोटी छोटी बातें हैं, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इस तरह से हम करते हैं। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट के कारण हमें डेरिवेशन करना है। एकदम सिंपल है, वैसे आपको सबको आता होगा, लेकिन एक बार मेरे साथ रिवीजन हो जाए। चलो शर्त लगा लेते हैं कौन कितना पहले कर पाता है। ठीक, हालांकि मैं समझाया कर रहा हूँ, देखो फिर भी बताना जरूर। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये -q चार्ज है
और यहाँ पर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ये एक सेंटर पॉइंट हो गए। चलो शर्त लगाते हैं पक्का, आपको जो है मेरे साथ साथ करना है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। हाँ अच्छा, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है एल और ये डिस्टेंस है एल। ये टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट की होगी आर, जल्दी करना है, ये आर, और यहां पर ये पॉइंट बन गया पी। क्लियर? मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा, नेट पोटेंशियल ऑन एक्सियल पॉइंट पी, एक्सियल पॉइंट पी। आप प्रॉपर लैंग्वेज लिख लेना, कंसीडर चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू kept at 12 distance apart, we have to determine electric potential at point P which is r distance from the center। ठीक है, इस तरीके से जो बोल दिया उसी को एक बार रिपीट कर लो, रिवाइंड करके देख लो। क्लियर? तो वही नोट कर लेना। चलिए, तो v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू करेंगे, वी वन प्लस वी टू। इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं वी वन प्लस वी टू, या मैं ऐसे बोल देता हूँ v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, चलिए तो अब आप ये देखते हैं v इज इक्वल टू प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू अपॉन, इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल देखना है, के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये हो जाएगी R माइनस एल। टोटल R में से एक L घटा दो तो R माइनस एल। क्लियर है? माइनस क्यू चार्ज, अब माइनस क्यू के कारण देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, K माइनस क्यू चार्ज अपॉन माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है, R प्लस एल। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, पक्का रेस तो नहीं लगा रहे हो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा। यहाँ पर आर प्लस एल, के ले लो कॉमन और क्यू भी ले लो कॉमन। ठीक, अगर के और क्यू दोनों कॉमन आ गए, b इज इक्वल टू के क्यू दोनों कॉमन आ गए, 1 अपॉन, आराम आराम से करो आप, कम से कम समझाना तो है, जीत नहीं माने जाओगे ऐसे, आर प्लस एल। ठीक, चलिए इसके बाद क्या है, b इज इक्वल टू, जिन बच्चों का हो गया है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, v इज इक्वल टू के क्यू, और यहाँ पर क्या है 1 अपॉन आर माइनस एल, 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। ठीक, अभी आप क्या करेंगे, v इज इक्वल टू के क्यू, और यहाँ पर क्या चल रहा है, r माइनस एल, आर प्लस एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर चलेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r प्लस एल माइनस r माइनस एल। इस तरह से आप इसको करेंगे और सॉल्व करेंगे। v इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे देखो जब हम इसको ओपन करेंगे तो r प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे v इज इक्वल टू आर से r कैंसिल हो जाएगा, के क्यू इंटू 2l बचेगा, अपॉन में आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसके बाद इलेक्ट्रिक, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में स्क्रीनशॉट ले लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो v के क्यू इंटू 2l जो ऊपर लिखा है उसकी जगह आ जाएगा p अपॉन नीचे लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पर हम कंडीशन मानेंगे कि इफ आर इज मच ग्रेटर देन एल, यदि आर की वैल्यू एल से बहुत ज़्यादा बड़ी है तो यहाँ पर एल को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो वी के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बचेगा किस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो ये हमारे 24 क्वेश्चंस हो गए। 25वां क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके बाद, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो जरूर से कमेंट करके बता देना सर मैंने आपसे पहले कर लिया या फिर नहीं कर पाया। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 6:30 बज रहे हैं और 8 बजे वीडियो पब्लिश करनी है, नहीं हो पाएगी, 8:30 बजे तक कर देंगे। ठीक, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 25 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कॉर्नर में शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ पर ये दोनों को साइड में खिसका देता हूँ इस प्रकार से। नाउ क्या दिया हुआ है, 3 पॉइंट चार्जेस Q -4Q एंड 2Q आर प्लेस्ड एट वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ठीक, इस तरीके से 3 चार्जेस रखे हैं, ये Q है, ये -4Q है और ये 2Q है। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q। एक बार और देखते हैं,
ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू। इलेक्ट्रिक फोर्स का क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर में कैसे आया, क्योंकि उसके अंदर एक और पॉइंट हमसे पूछा गया है, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन भी हमें निकालना है, वर्क डन भी निकालना है, ठीक है। चलो, मतलब एनर्जी वाला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ए पॉइंट पे कितना जो है, इस क्यू पॉइंट पे कितना जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये हम देख लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 2Q के कारण, जैसे इसको मैं मान लेता हूँ, ये हो गया फोर्स ड्यू टू C, और ये इस साइड लगेगा, ये किस किस के बीच में फोर्स है, ये फोर्स हो गया A और C के बीच में, और ये फोर्स हो गया B और C के बीच में, सॉरी A और B के बीच में फोर्स होगा, ठीक है। माइनस क्यू तो ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स, ये कहाँ जाएगा, ये इन दोनों के बीच में जाएगा। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कितना कितना फोर्स ये लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो फोर्स बिटवीन ए बी अगर मैं निकालता हूँ, क्या फोर्स बिटवीन ए सी, फोर्स बिटवीन ए सी, अगर मैं ए और सी के बीच में फोर्स निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये डिस्टेंसेस L ही होने वाली है। तो Q1 Q2, तो ये क्या है, जब हम बात करते हैं किसकी, कूलाम लॉ की, तो कूलाम लॉ में जो चार्जेस हैं इनका साइन नहीं लेते, सब पॉजिटिव लेते हैं, बिकॉज कूलाम लॉ में क्या कहता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। तो के Q1 Q2 अपन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, दोनों के बीच में इतना फोर्स लग रहा है। करेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे तो के 2Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच का फोर्स है। इसके बाद अगर हम इन दोनों के बीच का फोर्स देखेंगे, किस किस के बीच का फोर्स है, ये फोर्स बिटवीन A एंड B, ए और बी के बीच का फोर्स देखेंगे तो ये बनेगा के क्यू इंटू 4Q, तो 4Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस L स्क्वायर। क्लियर है। अगर हम यहां पर देखें तो दोनों के बीच में जैसे ये जो एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, कितने डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक। तो ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो आप ये देखो कि यहां पर जो फोर्सेस हैं वो इतने इतने हो गए। तो अगर मैं यहां पर नेट इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहता हूं, रिजल्टेंट फोर्स एफ रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 180 डिग्री है। तो एफ रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं, अंडर रूट F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है के, देखते हैं F1 स्क्वायर के 2Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू है के 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो यहां पर आ जाएगा कॉस 120 -1/2, तो ये 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, F1 F2, तो F1 की वैल्यू कितनी है, चलो लग देते हैं यहां पे, देखते हैं F1 F2, तो यहाँ पे माइनस ये 2 कॉस 120 की जो वैल्यू है उससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस साइन आ जाएगा, लिख देता हूँ -2 F1 की वैल्यू के 2Q इंटू L स्क्वायर इंटू के 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू माइनस का 1/2, माइनस साइन हमने आगे ले लिया, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। चलो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो जो चीजें हैं ना वो बाहर आ सकती है कि नहीं आ सकती, एक बार देख लेते हैं। ठीक, कॉमन क्या क्या निकल रहा है वो देख लेते हैं। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, वैल्यू दी है क्या, वैल्यू नहीं दी,
4Q मैंने ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट फोर्स निकाल तो हम लेंगे बट निकलेगा ऐसे ही, इसमें से बाहर जो जा रहा है ना उसको पहले एक काम करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यहीं पे थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है, नहीं इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा हमें। रिजल्टेंट फोर्स हमने निकाला, बाहर देखो के तो बाहर क्यों के स्क्वायर है तो बाहर आ गया के, हर किसी में के कॉमन मिल रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये बाहर आ गया ना। अभी अंदर क्या बच रहा है, रूट के अंदर, ये देखो रूट के अंदर क्या बच रहा है, ये 2 तो बाहर नहीं निकाला, बाकी सब बाहर निकाले तो 2 का स्क्वायर अंदर बचा 4 प्लस यहाँ पे देखो सब बाहर निकाल लिया, बस 4 बाहर निकाला तो 16 अंदर बचा। ये देखो माइनस साइन लगाया, इसको मत भूल जाना, और ये वैल्यू भी किसके अंदर लिखी हुई है, रूट के अंदर लिखी हुई है। ठीक, चलिए तो देखो ये वैल्यू भी रूट के अंदर है, तो यहाँ पर 2 4 जा 8, ये 8 बचा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, रूट के अंदर क्या बचेगा फिर 12। ठीक, तो हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, एफ आर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू ये चलेगा हमारे पास 12। ठीक है, और ये रूट के अंदर रहेगा। ठीक, चलिए तो एफ आर इज इक्वल टू यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू रूट के अंदर ये 12 चलेगा। तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स निकल के आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अभी इसमें जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, जो कि कहीं इन दोनों के बीच में जाएगा। सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है एक बार हम इसको देख लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट दीज चार्जेस अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अगर मुझे इन चार्जेस को सेपरेट करना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, जितनी इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर हम उतना ही वर्क और कर दें, ऑपोजिट वर्क, ठीक, तो ये चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। मतलब आप ये समझ लो कि अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ये माइनस का 10 जूल है, तो अगर हम प्लस का 10 जूल वर्क अगर आप इस पर कर दें, इतनी पोटेंशियल एनर्जी दे दें ऑपोजिट, तो सिस्टम की नेट जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0, और ये चार्जेस हो जाएंगे सेपरेट। तो अब मुझे क्या करना है, ये देखो यहां पर इस तरह से दिया हुआ है कि इसका पार्ट 2 हम यहाँ पे बताएंगे। देखो ये 3 चार्जेस हैं, ठीक, ये चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है Q, यहाँ रखा है -4Q और यहाँ रखा है 2Q। क्लियर है, इन तीनों बीच की डिस्टेंस है L। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो ये है A, ये है B और ये है C। क्लियर, ये ABC ये सही दिए हुए हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूंगा, जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसका इक्विवेलेंट ऑपोजिट अमाउंट में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला होगा वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला होगा ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, ए बी के बीच में जो एनर्जी है, प्लस एनर्जी बिटवीन बी सी के बीच में, प्लस एनर्जी बिटवीन सी ए। क्लियर है। अब देखो अभी क्या करेंगे, सिर्फ इतना सा काम करना है कि W इज इक्वल टू जो वर्क जो हम कर रहे हैं, वर्क और एनर्जी एक ही बात है। देखो W इज इक्वल टू यहां पर K Q1 Q2 यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे, तो ये आ रहा है -4Q अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद प्लस UBC दोनों के बीच की जो एनर्जी है, तो K -4Q इंटू 2Q, ठीक है, अपॉन में क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है सबके बीच की डिस्टेंस सेम होगी। इसके बाद प्लस हम साइन लगाएंगे, ये दोनों जो आखिरी पेयर बचा हुआ है यहां पर लिखेंगे K पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बहुत सिंपल सा काम हमें ये करना है, जो एनर्जी जो है ये कितना है, यहाँ पे जो कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन L। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो बच रहा है ये है -4, यहाँ पे बच रहा है आपके पास -8 और यहाँ पे बच रहा है +2। तो यहाँ पर आप देखें पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आ रही है दैट इज KQ स्क्वायर अपॉन L, और इनटू में क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है -10, तो ये आ जाएगा -10 कुछ इस तरीके से। क्लियर। और उसके बाद जो है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी इतनी आ गई, इसको मैं लिख दूंगा लेट्स से इन जूल। ठीक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम की है। अगर हम इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी और दे दें जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए, तो फिर नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 हो जाएगी और ये चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू सेपरेट चार्जेस अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस
we have to give just we have to give एनर्जी इक्वल टू, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, U इज इक्वल टू प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन L इंटू 10, ये जूल। और यही हमें करना पड़ेगा, इतना ही करना पड़ेगा वर्क। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो हमने इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि डेरिवेशंस वगैरह हो जाते हैं, पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट का डेरिवेशन हो गया, ये जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर में से। उम्मीद करता हूं ये सब आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, तो अभी नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इसका, इस चैप्टर का, PYQ सीरीज चैप्टर 2 पार्ट 2 बाय अभिषेक साहू लिख करके आपको सर्च करना है, जिसके अंदर हम कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अच्छे से कवर कर लिया है। तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो वेटेज है वो अच्छा है, आपको उसको अच्छे से करके चलना है। क्लियर है? उम्मीद करूंगा ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बस इतना आप मुझे लिख करके बताएंगे कि हाँ सर ये वीडियो मेरे लिए यूजफुल हो रही है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लेकर के आओ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।